प्यारे दोस्तों, आज हम देख रहे हैं 812 जो कि पैडागोजी ऑफ इंग्लिश का पेपर हुआ है आपका। इसका कंप्लीट देखते हैं सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। सेट सी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आपके पास सेट ए है या फिर आपके पास सेट बी है या फिर सेट सी है या फिर डी है। सारे क्वेश्चन आप यहीं से मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन के क्रमांक केवल चेंजेस होते हैं इसमें। तो आपका ये 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था। 40% इसका चाहिए था आपको, जिसका 40% आपने गेन कर लिया होगा। तो यहाँ पर 28 नंबर आपको चाहिए थे। 28 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो पेपर आप आसानी से निकाल पाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिया था वीडियो के माध्यम से उनको करके आए होंगे, तो आपने जो है अच्छे से इसमें 50 नंबर से ज़्यादा हासिल कर लिया होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड राइट। सबसे पहला क्वेश्चन हमें है ई एस एल मीन्स। सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कोई पूछ ही नहीं सकता है। इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। सभी ने टिक किया होगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है एन अप्रोच इज डैश। तो अप्रोच जो है वो कैसा होता है, तो अनरिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, आपका अपना अप्रोच हो सकता है, मेरा अपना हो सकता है, तो अनरिस्ट्रिक्टेड होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन ए ग्रुप वर्क इज। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं जो किसी ग्रुप वर्क में हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे बच्चे जो पार्टिसिपेट करें ग्रुप में, यह जरूरी नहीं है। देखिए, मोर देन 2 होगा वो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होता है। ग्रुप वर्क में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल जो है ग्रुप वर्क में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, क्वेश्चन पेपर इज यूज्ड एज ए डैश। तो क्वेश्चन पेपर क्या, किस लिए, मतलब कैसे यूज, यहाँ पे देखा अब क्वेश्चन पेपर इज यूज्ड एज ए डैश, एज ए टूल। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। विच टाइप ऑफ कंट्री इंडिया इज। तो इंडिया कैसी कंट्री है, तो ये मल्टीलिंगुअल है। ठीक है, बहुत सारी भाषाएं, बहुभाषी है, तो मल्टीलिंगुअल जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए देखते हैं। ए लेसन प्लान इज प्रिपेयर टू टीच ए पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक को जो है हम पढ़ाने के लिए लेसन प्लान बनाते हैं। ठीक है, लेसन प्लान की बात कर रहा है। डैश इज ए टेस्टिंग टूल। तो रेटिंग स्केल इज ए टेस्टिंग टूल। ठीक है, इसमें हम रेटिंग स्केल में जो है क्या करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है इन इंडिया देयर इज ए डैश ग्रेट इन कल्चर। तो देयर इन इंडिया देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं हैं कल्चर में। ठीक है, हमारे जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया डैश हेल्प द टीचर टू प्लान द टीचिंग। तो क्या करता है, लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो एक टीचर की हेल्प करता है कि वो अपनी टीचिंग को कैसे प्लान करे। लर्निंग आउटकम मतलब हो गया कि टीचर ने क्या पढ़ाया है, उसके आधार पर जो है टीचर प्लान करता है अपनी टीचिंग को। ठीक है, कि उसने जो पढ़ाया है उसका क्या मीनिंग निकल का है, बच्चों ने उससे क्या सीखा है। अगर बच्चों ने कम सीखा है तो अपनी टीचिंग को फिर से वो प्लान करेगा। ठीक है, डैश कैन बी यूज्ड एज ए पेडागोजिकल टूल। तो पेडागोजिकल टूल क्या हो जाएगा आपका, रोल प्ले, है ना। रोल प्ले जो है पेडागोजिकल टूल के हिसाब से जो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा गया है व्हाट इज अ ग्रुप वर्क। बहुत सारी डेफिनेशन है, आपने लिख दिया होगा कि ग्रुप वर्क क्या होता है। लर्निंग एक्सपीरियंस इन विच स्टूडेंट वर्क टुगेदर इन सेम टास्क। कोई भी एक सेम टास्क दिया जाता है, उसमें सभी बच्चे जो है, विद्यार्थी जितने भी उसमें शामिल हैं, वो क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको साथ साथ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर लिख दिया, व्हाट डू यू मीन बाई पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज। पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज क्या होता है, हम कह सकते हैं पोस्ट रीडिंग जो एक्टिविटी है, इसके थ्रू क्या करते हैं हम, ये स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देता है। पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी क्या करता है, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता है। इट गिव्स स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू और समराइज द रीडिंग ऑफ द पैसेज और टेक्स्ट बुक। ठीक है, पोस्ट रीडिंग होता है बाद में पढ़ना। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको सिंपलेस्ट वर्ड में भी लिखें तो हम कह सकते हैं द एक्टिविटीज डन आफ्टर द स्टूडेंट हैज़ फिनिश्ड हिज रीडिंग टेक्स्ट। ठीक है, उसने जो भी अपना
रीडिंग टेक्स्ट कर लिया, उसके बाद जो वो पोस्ट रीडिंग करता है वही पोस्ट रीडिंग कहलाती है। और व्हाट डू यू मीन बाई रिफ्लेक्टिव टीचिंग? रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होता है? तो देखो, रिफ्लेक्टिव टीचिंग को अगर हम करें तो रिफ्लेक्टिंग टीचिंग ये कहता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको आप जो है आप उसका फीडबैक लेते हैं और स्टूडेंट्स की क्या क्या समस्याएं हैं वो समझते हैं। यही रिफ्लेक्टिव टीचिंग का जो है एक आदर्श माना जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या हो गया? तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है कि भैया इसके अंदर जो है टीचर जो है वो जो पढ़ाता है उसको जो है एक्चुअल में क्लासरूम में उसको प्रैक्टिस कराता है, ठीक है, और देखता है कि उसकी टीचिंग से उसका कितना प्रसार हुआ है, ठीक है, एक कोर्स के बाद में। तो होती है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। व्हाट इज ए डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन? करवाया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन आपने कर दिया होगा। ये क्या होता है? डिस्कवर करता है स्टूडेंट्स की डिफिकल्टीज को जब वो लर्निंग और रीडिंग करता है, तो उसमें हम उसका डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्कूल करिकुलम, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन आवर कंट्री? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इंग्लिश इज टॉट एज ए सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द स्कूल करिकुलम, स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन आवर कंट्री इज एज ए सेकेंड लैंग्वेज, ये भी कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं इंग्लिश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय मॉनिटरिंग इन क्लासरूम? तो मॉनिटरिंग क्या होता है? मॉनिटरिंग में टीचर इन्वॉल्व होता है मूविंग अराउंड द क्लासरूम, ठीक है, और वो देखता रहता है कि जो बच्चों ने जो बच्चे हैं वो कितना बेहतर कर रहे हैं या कितना खराब कर रहे हैं, सारे के सारे असाइनमेंट्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं या वर्क कंप्लीट किए हैं नहीं, और जो मैं बता रहा हूँ उसको कर रहे हैं नहीं। तो यही मॉनिटरिंग होता है क्लासरूम का। डिफाइन यूनिट प्लान, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं यूनिट प्लान की, आप जो भी चाहें इसमें लिख सकते थे। यूनिट प्लान का वाइजली का जो स्टेटमेंट है वो कहता है द यूनिट प्लान इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस डिजाइन टू अफेक्ट सिग्निफिकेंट आउटकम्स फॉर ए लर्नर। और आपको सिंपल्स में बताना है, बहुत ही सिंपल छोटी डेफिनेशन और देनी है। आप बोल सकते हैं यूनिट प्लान इज ए इंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिट, ठीक है, यूनिट प्लान इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिट टू बी टॉट। ये भी आपका छोटा सा डेफिनेशन हो जाएगा, बहुत सारे डेफिनेशन है यूनिट प्लान के, आप जानते ही हो। What are problem faced by an English teacher in multilingual और multicultural class? यानी कि एक इंग्लिश अध्यापक जो है उसको कौन कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक क्लास में, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग संस्कृति से आ रहे हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो उस समय जब एक इंग्लिश टीचर है उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये आपसे पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाई लर्निंग स्टाइल? लर्निंग स्टाइल्स का मतलब क्या होता है? जो आपके सीखने का तरीका है उसका आपको बस यहाँ लिख देना था, सीखने के तरीके को जो हम लर्निंग स्टाइल कहते हैं। राइट इन ब्रीफ हाउ इज स्टोरी टेलिंग हेल्प इन सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग? करवाया हुआ क्वेश्चन है, आपने कर दिया होगा। नेम 3 मेन टाइप्स ऑफ टीचिंग एट्स TLM, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है तो आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स डिपेंडिंग ऑन देयर लर्निंग स्टाइल्स, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी वन। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स हमने डिस्कस किया था। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते थे, राइट एनी 3 प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग ए लार्ज क्लास। बहुत 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 ज़्यादा बच्चे जब एक क्लास में बैठे हुए हैं तो उसको लार्ज क्लास बोलेंगे, तो उसमें कौन सी टीचिंग की प्रॉब्लम्स आती है और उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो ये भी आप अपने हिसाब से कर सकते थे। व्हाट आर फ्लैश कार्ड क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और ऑप्शन में हाउ एन इनविटेशन कार्ड कैन बी यूज टू टीच एंड प्रैक्टिस इंग्लिश। एक इनविटेशन कार्ड जो आपके घरों पे आता है वो कैसे हेल्प कर सकता है या आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं टीच के लिए और प्रैक्टिस के लिए? इंग्लिश की प्रैक्टिस करवानी है या टीचिंग करवानी है तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं? तो उसमें बहुत ही कम शब्दों में, देखो इनविटेशन कार्ड में ना बहुत ही कम शब्दों में क्या लिखा रहता है, सारा का सारा पूरा मैसेज कि आपको कहाँ आना है, कितने बजे आना है, इनविटेशन किस मैटर पे है, बहुत ही कम शब्दों में देखते हो आप, मोटे मोटे बड़े बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में, स्टाइलिश अक्षरों में जो है इनविटेशन कार्ड पे छपे होते हैं। तो ये जो है बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिसमें हम बता सकते हैं कि इन शॉर्ट जो है, शॉर्ट जो आपका सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स में जो आपका मैसेज है वो पूरी तरह कन्वे होता है। इसमें हम टीचिंग और प्रैक्टिस करवा सकते हैं इंग्लिश की। राइट एन essay ऑन द यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज फॉर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज।
टीचिंग अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की करानी है तो लोकल रिसोर्सेज कौन कौन से जो है आप यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर एक ऐसे लिखना है, आप अपनी मर्जी से बना के लिख सकते थे। और ऑप्शन में है व्हाट इज़ द नीड एंड प्रोसेस ऑफ करिकुलम रिवीजन, तो करिकुलम को रिवाइज क्यों किया जाता है, इसको रिवीजन क्यों किया जाता है, इसका आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, और बताता हूँ आपके सारे क्वेश्चन जो आपने कर दिए होंगे। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, करवाया हुआ क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा गया है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेम डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल, राइट इन ब्रीफ अबाउट एनी वन ऑफ देम। डिफरेंट मेथड्स आपको करवाए हुए हैं सारे के सारे, कोई भी आपको एक क्वेश्चन इनमें से करना था, 4 नंबर मिल जाते। राइट द डिफरेंस बिटवीन ए मेथड एंड अप्रोच, अप्रोच और मेथड दोनों को मैंने लिखवाया हुआ है, आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा है, वीडियो देखा है या नोट्स पढ़े हैं तो आपको पता चल गया होगा, मेथड और अप्रोच में मैंने डिफरेंसेस बताए हुए हैं। और ऑप्शन में है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के डीमेरिट्स और मेरिट्स दोनों लिखवाए हुए हैं, सारे मेथड्स के मैंने मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखवाए हुए हैं। राइट इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक और कोर्स बुक इन सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, इसमें क्या होता है आपको बता देना है। और ऑप्शन में व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री रीडिंग और वाइल रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग और पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया व्हाट आर डिफरेंट पर्पजेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स, तो आपके क्या क्या पर्पज हो सकते हैं कि आप जो है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो स्टूडेंट से पूछते हैं, तो आपको इसके बारे में आसानी से लिख देना था। और ऑप्शन में है व्हाट इज रोल प्ले, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है। हाउ इट कैन बी यूज्ड एज ए पेडागोजिकल टूल टू टीच इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, मैंने आपको बताया था कि आपकी जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है, आपको प्रोफिशिएंसी आपको बताया था, ठीक है ना, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश बताया था ना आपको, तो मैंने कहा था कि प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश को अच्छे तरीके से पढ़ना, ताकि आपका पेडागोजिकल जब आपका इंग्लिश आएगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से उठा के दिए जाएंगे। तो आपने अगर उस क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ा था और इस क्वेश्चन पेपर को भी ढंग से पढ़ा था जो मैंने आपको दिए हैं वीडियोस, तो उनके माध्यम से आपने सारे क्वेश्चंस आराम से कर दिए होंगे। यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है राइट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, डायरेक्ट मेथड का भी मेरिट्स और डिमेरिट मैंने करवाए हुए हैं, ये भी आप बोलोगे कि हाँ सर करवाया हुआ है। व्हाट इज 5E फॉर्मेट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, तो ये भी मैंने आपको करवाया हो, 5E कौन कौन से हैं आपको याद होगा, एलोबरेट, ठीक है ना, और इसके बाद में इवैल्यूएट, और व्हाट आर लर्निंग इंडिकेटर्स, राइट देयर पर्पस एंड बेनिफिट्स, इसी में आपका और ऑप्शन में दिया गया है व्हाट डू यू मीन बाई OER, हाउ आर दे यूजफुल फॉर आवर लर्नर्स। और इसके बाद में नेक्स्ट जो है राइट एन एसे ऑन CCE, करवाया हुआ है आपको कंप्रीहेंसिव एवोल्यूशन के बारे में। और ऑप्शन में व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान, गुड लेसन प्लान होते हैं उसकी क्या क्या खासियत होती हैं, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर दिया है तो बहुत अच्छा पेपर गया होगा, 50 नंबर तो आप कहीं भी छोड़ के नहीं जाने वाले इस पेपर में से। जो बच्चे नॉर्मल से नॉर्मल करके आए हैं, जो बच्चे थोड़ा अच्छा करके आए हैं वो 60 के आसपास भी जा सकते हैं और 65 से 70 के आसपास भी जा सकते हैं, 65 भी मानता हूँ कि बच्चे आसानी से ला सकते हैं इस पेपर में। इतना पेपर हार्ड नहीं था, और जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें से मोस्ट प्रोबेबली 50 नंबर से ऊपर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। बहुत मायने रखता है 50 नंबर अगर आप ले लेते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि आपने अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि 75% से 80% नंबर आपने प्राप्त कर लिए हैं। 80% नंबर आ जाएंगे आपके, या 75% नंबर जो है आ जाएंगे अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं और नोट्स को पढ़े हैं, तो आसानी से आप इतने नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जनरल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो इनसे ऊपर चले जाएंगे, 90 के आसपास वो स्कोर कर चुके होंगे। तो आशा करता हूँ जो जो वीडियोस हमने दिए हैं आप उनको बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी विशेष रूप से कर रहे हैं, और जो जो इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।